हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 9th के फिजिक्स के ग्रेविटेशनल चैप्टर पर, जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आई एम अ टीचर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, बस ये एक मीडियम है, ये प्लेटफॉर्म एक मीडियम है जिसके थ्रू हम आपसे शेयर कर पा रहे हैं। तो YouTube हमारे लिए केवल एक मीडियम तैयार किया है जिसमें मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और आई होप आप भी कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं आप जल्दी से जल्दी शेयर करने में मदद करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनसे भी बोल दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच पाएँ। और ये जो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इसको आप कम मत समझें, इसे आप बिल्कुल कम मत समझें, क्योंकि आप इस कंटेंट का जब कंपैरिजन करेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप कंपैरिजन करें, सेटिस्फाइड रहें, तब आप इस चैनल को लाइक करें, तब इसको सब्सक्राइब करें, तब इसे शेयर करें, लेकिन तब भरपूर शेयर करें, ओके। अगर आपको लगता है कि हम उस चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट हैं, हम उस चीज़ के लिए खरे उतर रहे हैं, तो आप बिल्कुल, अगर आपको समझ में आता है कि हमारी मेहनत क्या है आपके लिए, तो आप इस चैनल को शेयर करें, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को, जिसमें हम लोग को ये समझना है कि जो कैपिटल जी है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन किन बातों पे डिपेंड करती हैं, या इसकी वैल्यू को अफेक्ट करने वाली कौन सी चीज़ें हैं, क्यों इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखा गया। इन सब बातों को हमें समझना है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी तक सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़े सेपरेट वीडियो में, उसके बाद हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने कहा था कि ये टॉपिक पूरा मतलब नींव है इस चैप्टर की, नींव, ठीक है। और मैंने इस नींव को बनाने के लिए आपको ये दो चीजें पढ़ाई थी, जिससे कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो आपका वो बढ़ जाए। तो आइए देखिए, इसके बाद मैंने आपको ये जो फोर्स हमने पढ़ा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई कि वो किस तरीके से बिहेव करता है, कहाँ पे एप्लीकेबल है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें बताई। उसके बाद आज का ये टॉपिक आता है जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो है क्या, कैपिटल जी। आज इस कैपिटल जी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करके और देखते हैं। यार लगे कैपिटल जी हमको मिलता कहाँ पे है? तो हमें पता है कि दो बॉडी हैं जिनका मास है m1 और m2, m1 और m2। इन दोनों बॉडी अगर एक दूसरे से समथिंग d डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, और उसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया था ना। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव टाइप की फोर्स है। तो यहाँ पे फोर्स ये है कि नहीं, सॉरी, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जब वैल्यू लिखी गई ना, तो हमें ये कैपिटल जी मिला था, जिसमें न्यूटन साहब ने दो रिलेशन बताया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, ठीक है। यानी द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बॉडीज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको कंबाइंड करके F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d स्क्वायर। ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक एक बात को समझाया है, इसको प्रूव करके दिखाया है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते थे, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते थे, कांस्टेंट आता है कैपिटल जी, और ये मिला m1 m2/d स्क्वायर। तो आज जो हम ये चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे, वो है ये कैपिटल जी। ये कैपिटल जी क्या है, किसके बारे में हमें बताता है, इस चीज को हम समझने वाले हैं, ठीक है। कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब वो बातें आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होती हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज पढ़े होंगे बट उनके बारे में आपको विधिवत आइडिया नहीं होगा। आज वो आइडिया आपको होने वाला है। देखिए,
सबसे पहले ये सबको पता है, हर बुक में दिया रहता है कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की जो वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पर केजी स्क्वायर क्या चीज, कैसे लिखा गया है इसको देख लो, कुछ खास बात नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी की पावर -2 कर दिया गया। अच्छा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस केजी स्क्वायर को जब ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर माइनस आ जाती है, तो कोई नई बात नहीं है या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिख दी गई है। ओके, तो इससे कंफ्यूज कभी मत होइएगा। पावर के जब -2 हो इसका मतलब वो अपॉन में थी, उसको ऊपर लाया गया है। तो ये वैल्यू हो गई। अच्छा, आगे देखिए। अच्छा, इसकी सीजीएस में भी एक वैल्यू होती है। सीजीएस में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, वो 11 क्या हो जाता है, -8 हो जाता है, और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, पर ग्राम स्क्वायर, ये इसकी सीजीएस में यूनिट हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। आगे नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो गया है। अब यही समझो, यही समझने के लिए पूरा वीडियो मैंने बना दिया। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज, यानी दो बॉडी हैं M1 और M2, इन दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है F। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। ये दोनों बॉडी मास कंटेन करती हैं, तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगी। ओके, वेरी गुड। हम करते क्या हैं, इनके बीच में एक मीडियम रख दिए। तो लास्ट वीडियो में भी जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था, तो मैंने बोला था कि ये जो F है ना, इसके बीच में कोई मीडियम रख दो, चाहे एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे ग्लास हो, कुछ भी आप इन दोनों के बीच में रख दो, इस F की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस F की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस अब इस चीज को हम इसी बात को लेकर के बैठ जाते हैं कि चलो ठीक है भाई, आपने ये बोला, मैं इस बात को लेकर पकड़ के बैठ रहा हूं, अब चलो बताओ हमें कैसे होता है। तो चलो ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो समझ में आ रहा है, ये F का क्या, G का क्या मसला है, कैपिटल G का। तो देखिए, हम बोल रहे हैं कि M1 M2 के बीच में कोई सा मीडियम आप रख दो, कोई मीडियम रख दो, F डज नॉट चेंज। देखो, बहुत सिंपल शब्दों में, को बड़ा बड़ा सा मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, F डज नॉट चेंज। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, जब भी कभी देखेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये चीज है। चलो ठीक है, F की वैल्यू चेंज नहीं होगी। F का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, अब इसमें देखो भैया आप कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं R है। कितनी है? R। तो खूब ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर होगा। अच्छा, हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से हो गया। कह रहे हैं कि ये दोनों बॉडीज अगर ऐसे ही रखी होती और इनके बीच में नो मीडियम होता, क्या कोई मीडियम इनके बीच में नहीं रखा गया है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो है ये M1 M2। खूब ध्यान से देखो, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। चलो, when no medium is placed between M1 and M2, तो यहां पे फोर्स कितना आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वो आ रही है इतनी। अच्छा, अब चलो, अब ध्यान से देख लो और इसको समझ लो, एकदम मन में दिमाग में बिठा लो क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, मतलब इस वैल्यू पे ये Fg हमको मिला। अब अगर इसके बीच में मैं कोई मीडियम रख देता हूं, इसके बीच में मैंने एयर रख दिया,
तो भी हमें फोर्स कितना मिलेगा, इतना ही, Fg ही मिलेगा। इस केस में भी फोर्स मुझे कितना मिलेगा, इस केस में भी फोर्स मुझे कितना मिलेगा, Fg ही मिलेगा। यहां पे जो Fg है और यहां पे जो Fg है, ये दोनों Fg बराबर हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट के मीडियम पे बदल नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट के बीच के मीडियम को हम चेंज कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बदल गया, बिल्कुल नहीं बदलेगा। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बदल रहा है, मास ऑफ बॉडी तो वही है, मास ऑफ बॉडी भी नहीं बदल रही, ये R भी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब G भी दोनों केस में क्या रहेगा, सेम। यहां पे जितना G काम कर रहा था उतना ही G कहां काम कर रहा है, यहां पे। अगर इस G की वैल्यू यहां पे हम 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहां पे भी हम उतनी ही वैल्यू कंसीडर करेंगे। मींस दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मीडियम नहीं है या मीडियम है, उससे इस कैपिटल G की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कैपिटल G की जो वैल्यू है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वो वैल्यू बॉडी के बीच के जो मीडियम है ना, दोनों बॉडीज के बीच का जो मीडियम है, उस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये याद रखना। क्या याद करना है आपको? आपको याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ G does not depends on the medium between two bodies. ओके, ये बहुत ही शानदार बात हमको समझ में आई। ठीक है, अगली बात क्या है? द वैल्यू ऑफ G इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, यानी यहां पे अर्थ पे G की वैल्यू कितनी है, 6.67। अर्थ पे G की वैल्यू कितनी है, 6.67। ये देखो, अर्थ पे G की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। या इसमें लो जिसमें आप लोग को जल्दी याद रहता है या ज्यादा दिमाग में भरे रहते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इतना। ओके, देखो ध्यान से, ये वैल्यू अगर हम अर्थ पे देख रहे हैं तो भी हमें इतनी मिलेगी, हम मून पे चले जाएं तो भी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, इतनी ही मिलेगी। हम अगर कहीं और चले जाएं यूनिवर्स में, मार्स पे चले जाएं, जुपिटर पे चले जाएं, कहीं पे भी थ्रू आउट द यूनिवर्स कहीं चले जाए, इस कोने से उस कोने भी आप निकल जाएंगे तो भी इस कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसीलिए इसका नाम हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स के कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें तो दैट वैल्यू इज फिक्स्ड, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। अगला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पॉइंट वाली बात है, बहुत जरूरी बात है कि दो G होती है, एक स्मॉल g और एक है कैपिटल G। ठीक है, स्मॉल g और कैपिटल G, इन दोनों में क्या अंतर है इसको हमें समझना चाहिए। तो स्मॉल g जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और ये हमारे लिए क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये क्या चीज है जानते हो? जैसे अर्थ है, ये देखो, ये हमारी अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, इसका मास है। खूब ध्यान से देखो, ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है, खींचती है। पक्का बात है, दसों बार हम लोग इसको देखे हैं। देखो, ये ऑब्जेक्ट ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रही है। और हमें पता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू ma। क्या है, F इज इक्वल टू ma। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनो।
अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, खूब ध्यान से समझ लो, सेकंड लॉ ने हमें यही दिया था कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा। पहली बात, उस बॉडी के मोमेंटम में टाइम के साथ क्या आएगा? चेंज आएगा। इसी से को सॉल्व करके एक रिजल्ट और मिला कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो ना, तो फोर्स की डायरेक्शन में आपको एक एक्सीलरेशन मिलेगा। फोर्स की डायरेक्शन में क्या मिलेगा? एक एक्सीलरेशन, एंड दैट एक्सीलरेशन ऑलवेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी बॉडी पे या बॉडी में जो एक्सीलरेशन डेवलप होगा, एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जहां पे भी लॉज ऑफ मोशन की जरूरत होगी मैं इसको पूरी तरीके से यूज करके, उसको पूरी तरीके से डिफाइन करके आपको समझाऊंगा, जिससे आपको यह महसूस ना हो कि हमें लॉज ऑफ मोशन नहीं आता और यहां पे हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, बस आप पूरा करते रहिए। ओके, पता है कि आपको क्या करना है। आइए देखिए, तो अगर बॉडी पे हमने फोर्स लगाया तो बॉडी में क्या जनरेट होगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चाहे वेलोसिटी बढ़े चाहे घटे, इसका मतलब उस बॉडी में एक्सीलरेशन है। ओके, बॉडी पे फोर्स लगा कि नहीं? बॉडी पे फोर्स लगा ना, इस बॉडी पर ये अर्थ फोर्स लगा रही है ना कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब इस बॉडी पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की डायरेक्शन में यहां क्या डेवलप होगा? इस लॉ के अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? बॉडी पे जैसे ही फोर्स लगाओगे तुरंत फोर्स की डायरेक्शन में क्या डेवलप होगा? एक एक्सीलरेशन डेवलप होगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन डेवलप होता है जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और इसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसीलिए बोलते हैं। मतलब ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो जब भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे या किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां स्मॉल जी और कैपिटल जी में आप बड़ी समझदारी से काम लेंगे, क्योंकि जी बोलने में एक ही चीज है, बट ये स्मॉल है वो कैपिटल है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक छोटा सा कंटेंट था ये, जिसपे मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा दूं, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी हो न्यूमेरिकल्स में, चाहे थ्योरीज में, चाहे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, या जहाँ पे भी अगर कैपिटल जी टर्म आ रहा है तो उसको आप काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सब शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जल्दी से अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए जिससे कि हम लोग और इम्प्रूव कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।